जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। तो प्रत्याहार जो प्रोसेस है, आज हम चूंकि प्रत्याहार के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रत्याहार की जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरह से होती है और उससे हमें क्या बेनिफिट है, इन सारी चीजों को हम आज देखेंगे। तो प्रत्याहार का, जैसे कि महर्षि पतंजलि का जो राजयोग है उसका 5वां चरण है प्रत्याहार, और जो कि बाह्य अंग का अंतिम भाग है। इसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं, अंतरंग जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मनुष्य के जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं 5 सेंस ऑर्गन? आई, नोज, टंग, है ना, स्किन, ईयर। तो ये जो पांचों सेंस ऑर्गन होते हैं, अभी अगर हम देखें तो यदि मैं आपको बोलूंगी कि आपके कान, या जिसको हम श्रवण इंद्रिय बोलते हैं, इनका क्या उपयोग आप कर रहे हैं, तो हमारा जनरल आंसर रहेगा कि बाहर से जो साउंड्स आ रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उनको सुनने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, है ना। लेकिन एक्चुअली ये जो श्रवण इंद्रिय है जिससे हम सुनने का काम करते हैं, इसका मुख्य उपयोग क्या होना चाहिए, इनर साउंड सुनने का। लेकिन हम आज जितने भी साल के हैं, मान लीजिए एक एवरेज लेके चलते हैं, 30 से 40 के बीच में हैं, तो उतने सालों तक हमने इसका क्या यूज किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको अपने लिए ये रेज होता है। ऐसे ही बाकी की जो इंद्रियां हैं, मान लीजिए आंखें हैं, दृश्य इंद्रिय, इसका हमने क्या उपयोग किया, तो बाहर जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी सीनरीज दिख रहे हैं, या कभी हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो मूवी और बाकी टेलीविजन, मोबाइल फोन दिख रहे हैं, तो हम हमारे सराउंडिंग बाहर की तरफ जो जो चीजें दिख रही हैं, उन चीजों को देखने के लिए हम किस इंद्री का उपयोग कर रहे हैं, आंखों का। और हमेशा बाहर की तरफ ही हम उनमें देख रहे हैं। फिर थर्ड इंद्री कौन सी आती है, नासिका। नासिका का उपयोग हम क्या कर रहे हैं कि बाहर की तरफ से जो भी गंध, सुगंध या दुर्गंध, जो भी चीजें आ रही हैं, स्मेल, उनको हम महसूस कर रहे हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू। और दूसरा महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम हम क्या कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो वो ब्रीदिंग भी हमारी कैसी है, आउटसोर्स है, कि हम बाहर से ब्रीथ करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल से जो भी एयर इन करते समय टकराती है, तो हम अपनी, जैसे कभी आपने देखा होगा कि बहुत ठंड रहती है तो आप उस ठंडक का एहसास अपने नॉस्ट्रिल के आसपास करते हैं। वहीं पर जब ब्रीद आउट करते हैं तो अंदर से जो एयर बाहर आती है उसको हम फील करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एयर नॉस्ट्रिल से अंदर गई, तब उसका क्या हुआ, एक उसका इंटरनल पैसेज भी होगा, तभी वो अंदर जाएगी लंग्स तक। लंग्स तक चलो पहुंच भी गई, तो अब वहां लंग्स में क्या हुआ, ऐसी क्या चीज है कि जो हम बिना सांस लिए जी ही नहीं सकते हैं, कंपलसरी है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये शायद हमारे मन में कभी भी नहीं उठे, क्योंकि जब मनुष्य की अवेयरनेस जागृत हो जाती है या वो अवेयर हो जाता है, तो उसके हमेशा ये क्वेश्चंस उठने लगते हैं किसी भी चीज को लेके। वो एक आध्यात्मिक वे, या क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें उठने लगती हैं। और यही जो प्रश्न होते हैं, यही जो खोज होती है, उसको, उसके कॉन्शियसनेस को
हायर लेवल तक लेके जाती है। क्योंकि जब वो इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूँढता है, तो उसको साइंस में ये नहीं मिलते हैं या साइंस में स्थूल रूप में मिलते हैं। अगर हम ब्रीदिंग का एग्ज़ाम्पल लें, तो हो सकता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़े, उसके पिक्चर्स देखें। तो यहाँ तक तो उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, लंग्स में गए, वहाँ पर उसमें से ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब हुई और जो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर आई थी लंग्स तक, वो वापस उस एयर में मिला दी और उसको एक्सहेल कर दिया, ठीक है? लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से फिर पूरी बॉडी में गई और उससे क्या-क्या रिएक्शंस हुए, क्या-क्या केमिकल्स जनरेट हुए, किस तरह से उसने एनर्जी को जनरेट किया, वो सब शायद हमको साइंस में मिल जाता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन होता है कि एनर्जी तो जनरेट हो गई, फिर उस एनर्जी का क्या हुआ? तो जहाँ साइंस खत्म हो जाता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और हम और उसके डीप नॉलेज के लिए हम फिर कहाँ जाते हैं? अध्यात्म की शरण में जाते हैं। और अध्यात्म की शरण कब में जाना मतलब एक यही हो जाता है कि आप बाह्य जगत से कट के और अपने अंदर के जो अंदर आपका पूरा एक जगत है, उससे आप जुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से और भी आप सेंस ऑर्गन देखें, आपकी जीभ, जीभ का क्या उपयोग है? जो बाहर से आप चीज़ें खाते हैं, आप आपकी जीभ हमेशा उसी में एंगेज रहती है। खाने में क्या खाया? कुछ डिशेज़ बहुत पसंद होती हैं, कुछ नहीं पसंद होती हैं। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, ये सारे जो सिलेक्शंस हैं कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? जीभ, ठीक है? लेकिन क्या कभी हम इंटरनल उसमें अवेयर होते हैं कि यदि सपोज़ सलाइवा सीक्रेट हुआ तो उसका टेस्ट कैसा है ना? तो इंटरनल किसी भी सेंस ऑर्गन को आप देखिए, तो उससे इंटरनल अवेयरनेस हमारी ज़ीरो है। लास्ट उस पे और स्किन, स्किन में आप देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है जो स्किन, कि पूरी बॉडी को कवर अप करती है। जितनी भी इंटरनल चीज़ें हैं, उन सब का प्रोटेक्शन किसके कारण है? स्किन के कारण है। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ह्यूमन से स्किन के लेयर को हटा दिया जाए, तो क्या जीवन है? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो फर्स्ट तो एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंस आपकी जो है स्किन की वो इसमें है कि वो आपकी कंप्लीट बॉडी को एक कवर अप करके रखती है और उसे सेफ रखती है। फिर सेकंड कवर ये जो स्किन है इसमें टच सेंस बहुत अधिक होता है। तो आपको देखिए अगर आप किसी ठंडी जगह पर जाते हैं, हवा ठंडी होती है तो आपको तुरंत फ़ील हो जाता है। बारिश की बूँदें गिरती हैं, तो एक बूँद भी आपके शरीर पे गिरे तो आपको तुरंत फ़ील हो जाता है कि बारिश होने वाली है। कुछ ड्रॉप मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। अगर गरम रहता है कहीं पर तो उस गर्मी का भी फ़ीलिंग आपको स्किन पर होता है। लेकिन जैसे बाहर की तरफ से ह्यूमन बॉडी को स्किन कवर अप करती है, वैसे अंदर से भी करती है। सपोज़ एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम एक इसोफेगस वाला हिस्सा लें कि जो हमारे गले से स्टमक को जोड़ता है ना? बकल कैविटी को मुँह से स्टमक से जोड़ता है। बिल्कुल एक कैसे ट्यूब जैसा होता है, जैसे सभी ने वॉशिंग मशीन का एक ड्रेनेज पाइप देखा होगा या वॉश बेसिन में जो नीचे एक पाइप लगा रहता है जिसमें बहुत सारे ऐसे रिंकल्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा इसोफेगस होता है। अब देखिए, अगर वो इसोफेगस उस पाइप के जैसे है, तो एक तो उसकी आउटर लेयर है, जो बाहर की तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर रही है और एक उसके अंदर भी लेयर होगी, तो वो उसकी इंटरनल लेयर है, जो उसे अंदर से प्रोटेक्ट कर रही है। अंदर से किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि उसकी इंटरनल स्किन बहुत सॉफ्ट होती है,
है ना? और उसके अंदर उन दोनों के बीच में जो मेसोडर्म होता है या जो बीच की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, नर्व्स होते हैं। तो उनको वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है कि अगर सपोज़ आपने कुछ बहुत तीखा खाया, तो वो डायरेक्ट नर्व्स को टच ना हो या मसल्स को टच ना हो, या बहुत अधिक सॉल्टेड खा लिया। तो ऐसे सभी ऑर्गन में जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, उनमें एक तो आउटर लेयर है और दूसरी इनर लेयर है, और इनका भी काम क्या है? प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आप देखें कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो हमारे अंदर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ह्यूमन्स की सिर्फ बाहर की तरफ है। तो चूंकि महर्षि पतंजलि जब राजयोग की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि स्वयं की मोरालिटी, स्वयं की नैतिकता को जागरूक करें, समाज की नैतिकता को जागरूक करें, और इन दोनों को वो यम नियम के पालन के द्वारा बोलते हैं। ये 2 स्टेप हो जाते हैं। तीसरे स्टेप पर वो बोलते हैं कि अब आपकी जो मोरालिटी है वो आपकी मेंटेन हो गई है। समाज के प्रति भी, खुद के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी। तो अब शरीर पर आएँ, क्योंकि यदि आगे बढ़ना है तो शरीर में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। कभी आप देखिए फ़ीवर रहता है, बीमार रहता है और उस समय आप पूजा करने बैठिए, हो सकता है आप कर लें, लेकिन उतने मन से नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपके शरीर की जो प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, वो आपको बार-बार भटका देगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि तीसरे कदम पर क्या रखते हैं? आसन को, कि आपका शरीर इस लायक हो जाए कि आप आगे की साधना कर सकें। और जब शरीर सध गया, तब वो आते हैं मानस पर, कि अब मन को साधो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मन बहुत ही चंचल है। अभी जैसे आप लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, हो सकता है फिज़िकली यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो। थोड़ी-सी देर को किचन में चले गए कि वो खुला तो नहीं छोड़ के आ गई कुछ मैं। कोई हो सकता है ऑफ़िस में चला गया हो। कोई हो सकता है कि लंच पर गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ा-सा उसमें खो गया हो कि ये मेन्यू बनाया था, ये चीज़ भूल गई मँगाना। तो जो सबसे बड़ी साधना है हर धर्म में, वो ये कहती है कि आपकी काया और मन एक जगह पर रहे। जहाँ पर काया है वहीं पर मन रहे, ये सबसे बड़ी साधना है। और इस साधना को साधने के लिए महर्षि पतंजलि प्राणायाम का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको मन पर कंट्रोल करना है, तो साँसों पर कंट्रोल कीजिए। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी श्वासों पर अपना कंट्रोल करेंगे, मन ऑटोमैटिक कंट्रोल हो जाएगा। आप इसको कभी भी सोच के देखिएगा कि कभी मान लीजिए अचानक से आप बहुत डर जाते हैं, बहुत तेज़ ब्रीदिंग चलने लगती है, तो वो जो 5 सेकंड या जो 2 सेकंड का एक टाइम स्लॉट होता है, उस समय आप थॉटलेस हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो पूरे जम जाते हैं। आप कभी बहुत तेज़ भागते हैं, जो आपकी लिमिट से थोड़ा-सा अबव है। एक मान लीजिए डॉग पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हैं। आप देखिए उस समय आपके माइंड में कोई थॉट नहीं रहेगा। जो थॉट रहेंगे वो प्रेज़ेंट वाले रहेंगे। हो सकता है ये आ जाए कि ये शॉर्टकट है, यहाँ से निकल जाऊँ या ये अंदर घुस के यहाँ से गेट बंद कर लूँ तो डॉग अंदर नहीं आ पाएगा। बट आप प्रेज़ेंट में ही रहेंगे और कहीं आपके थॉट्स नहीं जाएँगे। तो महर्षि पतंजलि हमेशा कहते हैं कि श्वासों को साधो तो मन अपने आप सध जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो बाह्य अंग में चौथा स्टेप रखा है कि भाई आपके संस्कार सध गए नैतिकता से, आपका शरीर सध गया, अब आपने मानस को साधो। और जब ये चारों चीजें सध गईं, सिद्ध हो गईं, तब अब अपनी इंद्रियों पर आओ। क्योंकि ये जितना प्रपंच है, जितनी माया है, ज्यादातर इंद्रियों के कारण है। आप थोड़ी देर को सोच के देखिए कि यदि टेस्ट ना हो, तो आप कुछ भी खा सकते हैं।
फिर तो सारा ये जितना भी एक रसोई घर का जो प्रपंच होता वही खत्म। एक ही चीज में चावल, दाल, आटा सब डाला, बढ़िया लिक्विड बनाया और उसको पी लिया, खाना खत्म। तो ये बाह्य जितने भी प्रपंच हैं, वो ज़्यादातर किसके कारण है? हमारी इंद्रियों के कारण। अगर मान लीजिए हम में ये देखने का सेंस ना हो, तो हम कोई भी ड्रेस पहने क्या फ़र्क पड़ता है? सामने वाला कुछ भी पहने क्या फ़र्क पड़ता है? वो कैसा भी दिखे, वो कैसा भी कॉस्मेटिक यूज़ करे, कैसी भी ज्वेलरी यूज़ करे, जब हमें दिखना ही नहीं तो वो सेंसलेस। तो देखिए कितने सारे आडंबर खत्म हो गए जिनके पीछे आज हम अपनी अर्निंग का एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। ठीक है? फिर अगर श्रवण इंद्री का देखें, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको मिस वर्ड भी यूज़ करता रहे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा बेनिफिट, है ना? तो उनके कहने का मतलब है कि क्यों ना इनको हम बाह्य जगत से मोड़ के अंदर की तरफ कर लें टर्न। तो जब हम अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और बाहर उनका इस्तेमाल नहीं रहेगा, तो ये सारे जो प्रपंच हैं, जो माया है, इनसे हम मुक्ति पा लेंगे। तो इस सेंस में वो क्या बोलते हैं महर्षि पतंजलि कि आँखें हैं, तो आँखें बंद करिए और अंदर के दृश्यों को देखिए। आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, आपका ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, आपके लंग्स में किस तरह से एयर से ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर रहा है। तो हर एक चीज को वो इंटरनल या अंदर की तरफ कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। कान है, तो कानों से बाहर की आवाज को सुनने की बजाय अंदर के साउंड सुनिए। जो आपको मेडिटेशन में हम एक अभी कराने वाले हैं, साउंड ऑफ साइलेंस या इनर साउंड। वो प्रत्याहार के श्रवण इंद्रिय जो है, उसका ही पर्टिकुलर मेडिटेशन है। और जो हम ड्यूरिंग मेडिटेशन विजुअलाइजेशंस करते हैं, वो हमारी दृश्य इंद्रिय का प्रत्याहार है। ठीक है? तो ये जो इंद्रियां हैं, यदि कान को हम अंदर की तरफ टर्न करें, सबसे पहले अंदर जो सबसे तेज साउंड है उसको सुनने की कोशिश करें, जो कि हार्ट बीट होती है या ब्रीदिंग का साउंड हो। और फिर उसके नीचे जो और सूक्ष्म आवाजें हैं, जो उसमें दब जाती हैं, उनको सुनने की कोशिश करें। जैसे अगर मेरे रूम में एक वॉल क्लॉक लगी है और वो टिक टिक करती है, तो वो टिक टिक हर समय करती है। लेकिन जब मेरा टेलीविजन ऑन होता है तो वो टिक टिक मुझे नहीं सुनाई देती है। जब मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपस में बात करते हैं, तो वो मुझे वो टिक टिक नहीं सुनाई देती है। लेकिन जब रात होती है और ये सारे जो उससे बड़े साउंड्स हैं, ये दब जाते हैं, लाउड साउंड, तो मुझे वो टिक टिक एकदम क्लियर सुनाई देती है। तो अपनी श्रवण इंद्रिय को, क्योंकि देखिए कोई भी चीज ऐसे संभव नहीं कि अचानक से आप उसको अंदर कर लें। इतने तो अभी हम साधक अवस्था में हैं और इतने अच्छे साधक भी नहीं हैं कि हम अचानक से कर पाए। तो सबसे पहले यही बाहर प्रैक्टिस की जाती है कि जो लाउड साउंड है, उसके नीचे जो साउंड है उस पे फोकस करो अपने कानों को, उससे कम साउंड है उस पे फोकस करो। और जब फाइनली जैसे एक हमने घड़ी की टिक टिक ही लिया कि हमारे पास सबसे लोएस्ट साउंड जो है वो वही है, उस पर किया। फिर उसके बाद हम ब्रीदिंग पर करें। तो अब जब हमने ब्रीदिंग किया तो हम एक ऐसे ब्रिज पर खड़े हो गए कि हम अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। क्योंकि ब्रीदिंग आप बाहर से भी ले रहे हैं और अंदर भी जा रही है। अब इससे धीरे-धीरे अपने आप को कन्वर्ट करते हुए हार्ट बीट पर लेकर आओ। हार्ट बीट जब हो जाती है तो जो कोई भी चीज़ बहती है तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है, एक साउंड होता है, बहने का साउंड होता है। तो आपका जो लिम्फ है, आपका जो ब्लड है, वो जो बह रहा है, उसके फ्लो को फ़ील करो, उसके साउंड को फ़ील करो। तो इस तरह से ये जो श्रवण इंद्रिय का प्रत्याहार है, वो धीरे-धीरे इस तरह से करते हुए उसे आउटर वर्ल्ड से डिटैच करके और इनर वर्ल्ड के साथ अटैच किया जाता है। और ऐसे ही हर एक इंद्रिय के साथ
इस तरह के प्रोसेस हैं, इस तरह की विधियां हैं कि हम धीरे धीरे उनको बाह्य जगत से मोड़ते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं। यहाँ अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कर्णेंद्रिय का। ठीक है। अब जब फाइनली ये सब इंद्रियां अंदर की ओर टर्न हो गई, तो उससे क्या फायदा? बिल्कुल वही फायदा है कि जैसे हमारे पास कर्णेंद्रिय है ही नहीं, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि जब हम अपनी कर्णेंद्रिय को हमने अंदर की तरह टर्न कर लिया और अंदर से अटैच कर लिया, तो अब बाहर कोई बोल भी रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं। हम मेडिटेशन पर बैठे हैं और हमने कर्ण इंद्रिय की धारणा प्रत्याहार को सिद्ध कर लिया। अब बाहर कितना भी शोर होता रहे, हमारा मेडिटेशन अच्छा होगा, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि हम बाहर से कैसे अपने आप को डिटैच करें। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं दृश्य इंद्रिय, आईज का, नेत्रों का। तो देखिए उसमें भी पहले हम क्या करते हैं, बाहर किसी चीज पे फोकस करते हैं। एक त्राटक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम अपनी दृश्येंद्रिय का प्रत्याहार बाहर और अंदर बार बार करते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि हम बाहर वो ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे और हम आंखों को बंद करें। मान लीजिए हम फ्लेम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो फ्लेम बाहर ना भी रहे और हम आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र पर देखते हैं, तो वो फ्लेम वहां पर हमको विजुअलाइज होने लगती है और हमारा अंतः त्राटक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी यही प्रोसेस है कि आपकी दृश्य इंद्रिय का प्रत्याहार है, उसे बाह्य जगत से धीरे धीरे डिटैच करके अंदर कैसे लेके आए। तो ऐसे हर एक इंद्रिय की अपनी एक मेथड है और हर एक इंद्रिय का अपना प्रत्याहार है कि वो धीरे धीरे उसे पहले बाह्य जगत पर एकाग्र करना सीखें, फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो उसे बाहर और अंदर दोनों जगत से जोड़े, और फिर बाहर से डिटैच करके अंदर जगत पर एकाग्र करें। ये 3 ही विधियां हैं प्रत्याहार करने की हर एक इंद्रिय की। अब जब प्रत्याहार सिद्ध हो गया और हमारी इंद्रियां अंदर की तरफ कन्वर्ट हो गई, तब फिर महर्षि पतंजलि के शुरू होते हैं अंतरंग, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि है। अब बाहर से उनको कोई मतलब नहीं है और चूंकि बाहर से वो डिटैच हो चुके हैं, इसीलिए वो अंतरंग को शुरू कर पा रहे हैं। बिना बाहर से डिटैच हुए हम अंतरंग को नहीं फॉलो कर सकते। तो फिर उसके बाद वो अंतरंग पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो प्रत्याहार है वो एक बहुत अच्छा ब्रिज है बाहर से अंदर की तरफ जाने का, जो आपको आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड से जोड़ने वाला एक ब्रिज हम कह सकते हैं प्रत्याहार। और जब एक बार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब एक बार आप सीख गए उस ब्रिज को क्रॉस करके अंदर जाना, तो फिर आप, जैसे एक एग्जाम्पल मिलता है राजा जनक का, कि वो राजा थे, पूरे भोग विलास सब सामग्री में रहते थे, लेकिन उनका किसी से भी अटैचमेंट नहीं था, कोई भी वस्तु से। ऐसे ही रानी अहिल्याबाई का एग्जाम्पल मिलता है कि बहुत बड़ी एक रानी थी, लेकिन उनका किसी भी बाह्य जगत की चीजों से अटैचमेंट नहीं था। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि यदि आपने एक बार प्रत्याहार सीख लिया, आप उस ब्रिज को क्रॉस करना सीख गए, तो आप बाहर कैसी भी जगह रहें, कितनी भी चीजें आपके आसपास फैली रहें, आप उनसे निर्लिप्त रहते हुए अपनी साधना को कर सकते। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार का वर्णन किया है। भरत भी आप कुछ बोलना चाह रहे? मैडम प्रत्याहार पे भी बोलना चाह रहा हूँ। जी। मैडम प्रत्याहार का मीनिंग दिया है कि कंट्रोल ओवर द माइंड थ्रू द सेंस ऑर्गन, या प्रत्याहार में प्रति और आहार दो शब्द हैं। प्रति हम्म। मतलब डिनाई, आहार मतलब सेंस ऑर्गन का फूड, तो सेंस ऑर्गन के फूड को डिनाई करना प्रत्याहार है। तो इसमें जो परिभाषा दी गई है ये नेगेटिव परिभाषा है, व्हाट नॉट टू डू। आप जो बता रहे हैं व्हाट टू डू, मैडम एक क्वेश्चन। दूसरा, नियम में जो तप है, शौच, संयम, संतोष और तप जो आता है तीसरा यम नियम के बाद, उस तप में और प्रत्याहार में क्या डिफरेंस है? जैसे हमारे महाराज जी अगर
आहार में बहुत सारे रस नहीं लेते तो स्वाद का स्पर्श रसना इंद्री का प्रत्याहार माना जाएगा। या एसी और एसी वगैरह यूज नहीं करते तो स्किन वगैरह का। तो तप में और प्रत्याहार में क्या डिफरेंस है और ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए, सबसे पहला तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि मुझे अगर टीच करना है तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ करूँ। तो शायद इसलिए आप जो वे बता रहे हैं उस वे में मैंने टीच नहीं किया। इवन ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन भी जब आप करते हैं, तो पूरे उस गाइडेड मेडिटेशन में यदि कोई आपको गाइड कर रहा है या आप खुद को गाइड कर रहे हैं, तो नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए। ये एक स्पेशल कमांड रहती है कि ये नहीं वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। नहीं वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए मतलब हर चीज़ पॉज़िटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि ऐसा बोला जाता है कि जो यूनिवर्स है, उसके पास नहीं वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। और ज़्यादातर जो जनरल पब्लिक है, क्योंकि यदि देखिए सारी चीज़ें सभी को सहज उपलब्ध हो जाएँ, तो हर व्यक्ति एक हायर लेवल पे खड़ा हो जाए, तो ये संसार चले कैसे? तो आप देखिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो जो आशीर्वाद भी माँगते हैं, वो नेगेटिव वे में भगवान मैं बीमार ना हूँ, भगवान मैं गरीब ना हूँ, भगवान ये काम हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और ना हूँ। तो ज़्यादातर इन जनरल जिनकी कॉन्शसनेस लेवल थोड़ा लोअर पॉइंट पे है, तो वो नहीं में ही शुरू करते हैं। और चूँकि जो सुपर कॉन्शसनेस है, वो पूरी तरह पॉज़िटिव है, हम ऐसा मानते हैं कि उसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं है। तो उसको नहीं का मीनिंग ही नहीं मालूम। तो वो क्या करती है कि जैसे भगवान मैं गरीब नहीं हूँ, तो वो बाकी तो उसको एनर्जी मालूम है, नहीं की एनर्जी नहीं मालूम है, तो वो नहीं को रिमूव कर देती है। तो क्या सेंटेंस बन गया? भगवान मैं गरीब हूँ। तो ये एक थ्योरी दी जाती है इसके लिए। और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, जैसे मदर टेरेसा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल मिलता है कि उनको इनवाइट किया एंटी वॉर एक रैली निकाल रही थी और उन्होंने उसमें जाने मना कर दिया। जब उनके साथियों ने पूछा कि आप तो फ्री थी और एक ये नोबल वर्क है कि एक युद्ध के खिलाफ जो रैली निकल रही है, तो उन्होंने आंसर दिया नहीं, यदि वो पीस रैली होती, तो मैं ज़रूर जाती। क्योंकि आप जब भी वॉर शब्द एंटी वॉर शब्द का यूज़ करोगे, तो आपका माइंड वो एंटी को स्लिप कर देगा। लेकिन आपके जो ब्रेन में इमेजेस बनेंगी, वो वॉर की ही बनेंगी। आप 2 मिनट को विजुअलाइज़ करो एंटी वॉर, आपको पीस नहीं दिखेगा, आपको वॉर की ही इमेज बनेगी। तो जब मेडिटेशन के लिए गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी उसके लिए गाइडेड करता है, उसकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस नेगेटिविटी को ना पास आउट करे। क्योंकि उस समय पूरी तरह से जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ, आपका माइंड उसे सुन रहा है, उसे ग्रास्प कर रहा है, कैच कर रहा है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि अगर मेरी चीज़ को मान लीजिए 5 लोग 10 लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनके कॉन्शसनेस को हायर की तरफ ले जाऊँ, ना कि नेगेटिव करके लोअर की तरफ। तो शायद इस कारण से मैंने जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं उस वे में नहीं गई और एक अपना वे अप्रोच डेवलप की, है ना? और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था कि तप और प्रत्याहार, ठीक है? प्रत्याहार सिर्फ़ इंद्रियों को लेके है। तब पूरे शरीर को लेके। एक जो मेन डिफरेंस है वो यही है। अब पूरे शरीर में चूँकि इंद्रियाँ भी आती हैं, तो तप में प्रत्याहार इन्वॉल्व है ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? लेकिन प्रत्याहार की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ़ 5 सेंस ऑर्गन्स की ही बात करते हैं। उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं। तो ये एक फ़र्क है। तप में हम मानसिक तप भी कर सकते हैं, प्रत्याहार में नहीं कर सकते। या फिजिकल भी कर सकते हैं कि जैसे एक पंच अग्नि तत्व तप होता है कि
जो एकदम कड़ी जब गर्मी होती है मई की, तब अपने चारों ओर वो अग्नि जला के उसमें बीच में बैठ के तप करना। तो चूंकि हमारे शरीर का पार्ट ही इंद्रियां हैं, वो एक यूनिट है ना हमारी बॉडी, तो हम उसको अलग-अलग, आज की जो साइंस है या जो मेडिकल साइंस है, उसने ज़रूर हर पार्ट को अलग-अलग कर दिया है। ये आँख का डॉक्टर है, उसको सिर्फ़ आँख का स्ट्रक्चर मालूम, आँख की मेडिसिन मालूम है। यदि आप उससे पूछेंगे कि आप ये जो आँख के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, ये हमारी किडनी पर क्या इफ़ेक्ट करेंगे? तो वो बोलेंगे किडनी वाले से पूछो। तो मेडिकल साइंस ने ज़रूर हमारे बॉडी को बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी एक ही यूनिट की तरह काम करती है। आप चाहे आँख के लिए मेडिसिन खाएँ, चाहे नाक के लिए या चाहे पैर के लिए, वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी ही होगी। उसपे किडनी को भी काम करना पड़ेगा, उसको लीवर पे भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए स्टमक को भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए इंटेस्टाइन को भी, अगर इंटेस्टाइन मान लीजिए एब्ज़ॉर्ब ही ना करे, तो वो मेडिसिन तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। तो हमारी बॉडी हमेशा एक यूनिट के जैसे काम करती है। लेकिन एक जो सूक्ष्म अंतर है वो यही है कि तप में हम सभी तरह के तप की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार में हम सिर्फ सेंस ऑर्गन्स की बात कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू। स्वाति जी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमने जैसे जब ये प्रत्याहार पढ़ा था तो इसमें हमने 4 टाइप के प्रत्याहार पढ़े थे। एक तो इंद्रिय प्रत्याहार जो अभी आपने पांचों इंद्रियों का बताया, एक कर्म प्रत्याहार, प्राण प्रत्याहार और मनो प्रत्याहार। तो वैसे तो क्लियर है, मतलब कि कौन से में क्या हमें करना है, पर जैसे जो कर्म प्रत्याहार है, तो कर्म प्रत्याहार में जैसे हमें जब सर ने लिखवाया था तो क्या कि क्रिया कर्मों पे नियंत्रण ये होना किसका चाहिए। रेफरेंस है, पहले ये बताइए? मैम, ये तो नहीं मालूम क्योंकि सर ने जब नोट्स क्योंकि दिए थे। अभी तक मैंने जो पतंजलि को पढ़ा है, हो सकता मेरे से स्लिप हो गया हो, लेकिन मेरे पढ़ने में ये नहीं आया है, जितना मैंने मैम, ये पढ़ा ना है। एक्चुअली सर जब हमें नोट्स लिखवा रहे थे ना, तो ये उन्होंने तब लिखवाया था। तो मुझे नहीं मालूम कि ये हठ प्रदीपिका के हिसाब से या। ये मैं थोड़ा देख के आपको आंसर दे हाँ पाऊंगी, है ना, मैम, ये क्योंकि हमारे ये पास उन्होंने हाँ यही लिखवाया था, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। आपने नोट्स लिखे हुए हैं ना, उसका एक पिक लेके मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं ठीक है थोड़ा मैम। ये देख के ही बता पाऊंगी, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, तो ना ही मैं आपको मिसगाइड कर सकती हूँ और ना ऐसे ही ही उस पर कुछ प्राणायाम में भी कमेंट कल, करना। जैसे आपने वो अच्छे से क्लियर किया, बाह्य कुंभक अंतः कुंभक मिला के 4 चरण हुए। तो सर ने जो हमें नोट्स लिखवाए थे उसमें 3 लिखवाए थे उन्होंने। नहीं, उसमें तो 100% 4 ही हाँ, होते हैं, नहीं आप वो कोई तो भी बुक समझ का आ रहा है रेफरेंस मैम, ले हाँ वो लीजिए। तो समझ आ रहा है। मैम, मेरा क्वेश्चन वैसे बस ये है कि जो कर्म प्रत्याहार है, जब भी जैसे आप पढ़ेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कर्मों को एक तो हम जनरल उसमें तो करते हैं कि हमें बेसिक कर्म जो मतलब का जिनके बिना भी काम हो जाता है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि उनको अगर नहीं भी करें तो चलेगा। पर एक बार आप थोड़ा सा इस पे इलाबोरेट कर लीजिएगा जब आप थोड़ा पढ़ेंगे कि और हम इसको कैसे देख सकते हैं कर्म प्रत्याहार को। आप मुझे वो एक पिक पर्सनल पे भेज दीजिएगा, मैं उसको ठीक थोड़ा है। सा देखूं, फिर उसके बाद ही आपको आंसर दे पाऊंगी, है ना। थैंक यू। मुझे जो लग रहा है मैम, जैसे आपने इंद्रियों का उसी में ही सारा इंक्लूड कर दिया, बातें वही है कि आपने बोला कि जैसे हम श्वासों पर नियंत्रण, तो उन्होंने उसको अलग करके बताया हुआ, प्राण प्रत्याहार के प्रकार, उसमें प्राणों पर नियंत्रण। तो वो चीजें वही है 5 इंद्रियों कर ही, उसको डिटेल में उन्होंने अलग कर एक तरह से कर दिया है। एक्चुअली वो जिस बुक से पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत सुपरफिशियली बुक है। जो उस दिन हमारी बात चल रही थी ना राजीव जैन की, वो वही बुक है। तो वो है मेरे पास, मैं एक बार देख लूंगी, चेक कर लूंगी, फिर आपसे डिस्कस करती हूँ, है ना? और कोई क्वेश्चन है क्या, तो पूछ लीजिए।